संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच अब युद्ध विराम लागू हो गया है। i24 न्यूज इंग्लिश के इस विशेष संस्करण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं निकोल ज़ेरेक तेल अवीव से लाइव हूँ। लगभग 40 दिनों की तीव्र बमबारी अभियान के बाद वॉशिंगटन और तेहरान ने अस्थायी 2 सप्ताह के युद्ध विराम पर सहमति जताई है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से ये युद्ध विराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तय समय सीमा से 2 घंटे पहले हुआ, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर तेहरान समझौते पर राजी नहीं हुआ तो वो पूरी की पूरी सभ्यता को मिटा देंगे। अंतिम क्षणों में हुआ समझौता शुरुआती कदम है, जिससे होर्मुज जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए खुलेगा और दीर्घकालिक शांति वार्ताएं शुक्रवार को इस्लामाबाद में शुरू होंगी। युद्ध विराम लागू होने के 12 घंटे से भी कम समय में कुवैत, यूएई और बहरीन पर हमले हो चुके हैं। ईरानी राज्य टीवी ने कहा कि खाड़ी देशों पर हमले लेवान ऑयल रिफाइनरी पर कथित हमलों की प्रतिक्रिया में हुए हैं। ये हमले युद्ध विराम घोषणा के बाद हुए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि युद्ध विराम में हिजबुल्लाह और लेबनान भी शामिल हैं, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री इससे इनकार करते हैं। इजरायली वायुसेना ने लड़ाई दोबारा शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ये स्पष्ट है कि हम बहुत डावाडोल स्थिति में हैं। आज रात सवाल साफ है, क्या ये सच में बड़ी सफलता है या अगली बढ़ोतरी से पहले बस एक अस्थायी विराम? हम युद्ध विराम के हर पहलू पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। i24 न्यूज इंग्लिश की संवाददाता बालिक स्लेडन उत्तरी इजराइल से ताजा जानकारी दे रही हैं। बालिक, युद्ध विराम लागू है, लेकिन हिजबुल्लाह और लेबनान की इसमें हिस्सेदारी पर विरोधाभासी बयान है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा ये शामिल नहीं है। 2 हफ्ते की संधि में क्या क्या शामिल है, इसकी क्या जानकारी है? देखिए, हर कोई कुछ अलग कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो इस समझौते में मध्यस्थ हैं, उन्होंने कहा है कि लेबनान अस्थायी युद्ध विराम में शामिल है। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री कार्यालय का बयान देखा है, जिसमें कहा गया है कि इसमें हिजबुल्लाह शामिल नहीं है, इसमें लेबनान मोर्चा शामिल नहीं है। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ आयल जमीर ने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन, जिसमें जमीनी कार्रवाई भी है, जारी रहेगा। तो पिछले 1 घंटे में हम खुद राष्ट्रपति ट्रंप को भी पीबीएस से बात करते हुए सुन रहे हैं कि हिजबुल्लाह इसमें शामिल नहीं है। यह असल में हिजबुल्लाह ही समस्या है, जिसकी वजह से लेबनान को अस्थायी युद्ध विराम में शामिल नहीं किया गया है। और साथ ही कैरोलिन लेविट, जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी कुछ देर पहले इजरायली मीडिया से बात करते हुए भी यही बात कही कि लेबनान इस युद्ध विराम या अस्थायी युद्ध विराम में शामिल नहीं है। तो यही असल में जमीन पर भी हो रहा है। आज, जैसा कि आपने बताया, इजरायली वायुसेना ने 100 ठिकानों को निशाना बनाया और ये सब कुछ मिनटों के अंदर हुआ। उसने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। और हिब्रू चैनल पर हमारी अपनी रिपोर्टिंग के मुताबिक ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इजराइल ने ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद ही सोची हो, बल्कि ये एक असली कोशिश है जिस पर पिछले कुछ दिनों से काम किया जा रहा है, जिसमें खुफिया जानकारी भी शामिल है। क्योंकि हिजबुल्लाह पर युद्ध की शुरुआत से अब तक इस तरह का हमला नहीं हुआ था, और वो हमला होना ज़रूरी था ताकि हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स और मैदान में काम करने की उसकी क्षमता को खतरे में डाला जा सके। तो ये वास्तव में एक हवाई अभियान है जिसे पहले से ही योजना बनाकर चलाया गया था, और ये बस इत्तेफाक से ईरान के साथ युद्ध विराम शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही हुआ। किसी भी तरह से देखें, हम यहाँ सैकड़ों लोगों के मारे जाने की बात कर रहे हैं। रेड क्रॉस के अनुसार कुछ ही मिनट पहले लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा कि 87 लोग मारे गए हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि यहाँ अंतर क्यों है, लेकिन सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, और आईडीएफ के अनुसार 10 मिनट से भी कम समय में 100 ठिकानों पर हमला हुआ। मालिक स्लादीन, मैदान से ये ताजा जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। कुछ समय पहले युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पिछले 1.5 महीने में अमेरिका और इजराइल द्वारा हासिल की गई युद्ध उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमने अपनी ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया और ईरान को एक जबरदस्त सैन्य हार का सामना करना पड़ा। हमारे इजरायली साझेदारों के साथ मिलकर अमेरिका की सेना ने हर एक लक्ष्य को योजना के अनुसार, समय पर और पहले दिन से तय किए गए तरीके से पूरा किया। ईरान की नौसेना अब समुद्र की गहराइयों में है,
चाहे सलमानी क्लास, फ्रिगेट क्लास, ड्रोन विमान वाहक पोत, पनडुब्बियां या माइंस बिछाने वाले जहाज सब डूब चुके हैं। ईरान की वायुसेना नष्ट हो चुकी है। ईरान के पास अब कोई वायु रक्षा या किसी भी तरह की व्यापक वायु रक्षा प्रणाली नहीं बची है। अब उनका आसमान हमारे कब्जे में है। उनका मिसाइल कार्यक्रम अब कारगर तौर पर तबाह हो चुका है। लॉन्चर, उत्पादन सुविधाएं और मौजूदा भंडार खत्म और तबाह कर दिए गए हैं। इन घटनाक्रमों पर चर्चा के लिए मेरे साथ है रियलिटी चेक के सीईओ डैनियल पोमेरांज, कानूनी विशेषज्ञ व राजनीतिक विश्लेषक और i24 न्यूज के सीनियर मिडिल ईस्ट संवाददाता एरियल ओस्ट्रान। सज्जनों, आज मेरे साथ i24 न्यूज इंग्लिश स्टूडियो में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। एरियल, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं क्योंकि इस 2 हफ्ते की संघर्ष विराम को एक शुरुआती बिंदु के रूप में देखा जा रहा है, जो कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने से शुरू होता है। लेकिन पहले से ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में वास्तव में क्या हो रहा है, इस पर विरोधाभासी रिपोर्टें आ रही हैं। नई जानकारी के बारे में आप क्या बता सकती हैं? तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक ईरान और ईरानी मीडिया का कहना है कि आज 2 जहाज़ों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इजराइल के लेबनान पर लगातार हमलों के कारण जलडमरू मध्य को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि 2 गुट हैं। एक में इजराइल और अमेरिका है जो कहते हैं लेबनान युद्ध विराम में नहीं है। दूसरे में ईरान और मध्यस्थ पाकिस्तान जो कहते हैं लेबनान शामिल है। हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में शुक्रवार को होने वाली बातचीत शुरू होने से पहले ही ये स्थिति काफी तनाव पैदा कर रही है। लेकिन ये तो सिर्फ युद्ध विराम उल्लंघन का एक उदाहरण है। आपने खाड़ी पर हुए हमलों की भी बात की थी। आज 6 में से लगभग 5 खाड़ी देशों को ओमान को छोड़कर निशाना बनाया गया है। ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाया गया है। खासकर सऊदी अरब में ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन को निशाना बनाया गया है, जो सऊदी अरब के लिए कच्चे तेल के निर्यात को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। होर्मुज जलडमरू मध्य के खतरे में पड़ने पर उन्होंने तेल को अरब प्रायद्वीप के दूसरे छोर से बाब अल मंदब जलडमरू मध्य के जरिए भेजने का फैसला किया। अब उसे भी निशाना बनाया जा रहा है, जो एक तरह का संकेत है कि अगर ये संघर्ष जारी रहा तो आगे क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं, आप पूछते हैं कि ये युद्ध विराम क्या है, आप पूछते हैं बाली युद्ध विराम में क्या क्या शामिल है। पहले आइए इस युद्ध विराम को स्थिर करें। हम अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं और ये स्पष्ट नहीं है कि शुक्रवार को जब बातचीत शुरू होगी उससे पहले ऐसा होगा या उसके बाद भी होगा। अभी भी बहुत सारे सवाल अनसुलझे हैं। डैनियल, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हम अभी होर्मुज जलडमरू मध्य में क्या देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक की रिपोर्टिंग भी है कि ईरान का कहना है कि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना है तो वो चाहता है कि ईरान और ओमान किसी भी जहाज से जो वहां से गुजरना चाहता है पारगमन शुल्क वसूलना शुरू करे। ओमान के परिवहन मंत्री ने कहा कि ओमान ट्रांजिट फीस नहीं लेगा। अगर ईरान ऐसा करता है तो ये कितना कानूनी होगा? क्या इन शिपिंग कंपनियों को सच में ईरान की बात माननी होगी? देखिए, आप जानते हैं कानून और हकीकत में हमेशा फर्क होता है। ये बात मैं हमेशा अपने छात्रों को बताता हूं और पहले अपने क्लाइंट्स को भी बताया करता था। कानून के तहत कई अलग अलग कानून, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और कन्वेंशन हैं जो टोल वसूलने पर रोक लगाते हैं, रास्ता सीमित करने पर रोक लगाते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय जलडमरू मध्य है जिससे जहाजों को गुजरना पड़ता है। ईरान का कहना है कि उसने एक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन अन्य संधियों पर किए हैं जिनमें वही शर्तें हैं। तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करेंगे तो नहीं, ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। दूसरी ओर जहाज उस जोखिम को उठाना नहीं चाहते। बीमा कंपनियां जोखिम नहीं लेना चाहती। ईरान की सबसे बड़ी समस्या है कि किसी के पास युद्ध विराम नियंत्रित करने की स्पष्ट क्षमता नहीं है। कोई व्यक्ति सहमत हो सकता है, फिर भी कुछ रिपब्लिकन गार्ड बोली चला सकते हैं। बीमा कंपनी होने पर आप ये जोखिम नहीं लेंगे। निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे जोखिम शामिल हैं, लेकिन आपने एक ऐसी बात उठाई है जिस पर मैं एरियल आपसे बात करना चाहती हूँ। ईरान में इस युद्ध विराम पर किसने सहमति दी? क्योंकि एक्सियोस की एक दिलचस्प रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि वास्तव में मुस्तबा खमेनी जो नए सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने ही आखिरकार हरी झंडी दी थी, जो इस बारे में कुछ रिपोर्टिंग से टकराती है कि क्या उनके पास सच में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है या नहीं। ईरान के भीतर ये युद्ध विराम आखिर किन बातों पर आकर तय हुआ, इसके बारे में हम क्या जानते हैं? तो युद्ध विराम की घोषणा के बाद ईरान में अलग अलग समूहों की तरफ से बयान आए। कुछ मीडिया संस्थानों ने भी अपनी ओर से बयान जारी किए, लेकिन मुझे लगता है कि उन बयानों में सबसे विश्वसनीय ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का बयान है।
ये ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा संस्था है। उस संस्था के प्रमुख अली लारिजानी थे और वो युद्ध की शुरुआत तक ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी थे, जब तक उन्हें मार नहीं दिया गया, और इसलिए उन्होंने इसकी पुष्टि की। यही मुंस्टर बख्मनई थे जिन्होंने युद्ध विराम को मंजूरी दी, पाकिस्तान में वार्ता को मंजूरी दी और उन वार्ताओं की अवधि को अधिकतम 2 हफ्तों तक सीमित किया। अगर सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ऐसा कह रही है तो क्या ये सच है? जरूरी नहीं, लेकिन हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ईरान द्वारा इसे स्वीकार किए जाने की पुष्टि उसकी शीर्ष सुरक्षा संस्था से होती है, जो एक बार फिर दिखाता है कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है। कि अब हम ईरान के इस्लामी गणराज्य की बात नहीं कर रहे हैं। यह इस्लामिक क्रांति द्वारा संचालित नहीं है, इसे IRGC द्वारा संचालित किया जाता है। यह ईरान का IRGC गणराज्य है, यह सुरक्षा तंत्र है, वही फैसले ले रहा है। ये शीर्ष सुरक्षा संस्था है जो ईरानी जनता को, बल्कि पूरी दुनिया को ये बता रही है कि उसने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया है, और ये सर्वोच्च नेता की अनुमति से किया गया है। तो स्वयं सर्वोच्च नेता नहीं, हालांकि उनका ट्विटर अकाउंट फारसी, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में है। राज्य मीडिया नहीं, बल्कि सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जो एक बार फिर ये दिखाती है कि आज ईरान में असली फैसले कौन ले रहा है। ईरान निश्चित रूप से जीत का संदेश दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल भी। लेकिन डैनियल, प्रतिरोधक क्षमता के नजरिए से ये युद्ध विराम ईरान के नए नेताओं को क्या संदेश देता है? खैर, ये वास्तव में स्पष्ट नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या ये वास्तव में एक ऐसा युद्ध विराम है जो किसी समाधान की ओर ले जाने के लिए है, या फिर यह कुछ और है। आप जानते हैं, इस समय अमेरिकी सैन्य संसाधनों का एक बड़ा बेड़ा इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, मरीन अभियान इकाइयां, सेना की हवाई तैनाती इकाइयां, ये सभी समुद्र के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। खैर, उनमें से ज्यादातर विदेश जा रहे हैं, जिनमें से कुछ हवाई मार्ग से भी जा रहे हैं, लेकिन जो विदेश जा रहे हैं उनकी आगमन तिथि लगभग उसी समय की है जब ये 2 हफ्ते की समय सीमा खत्म होती। यही ठीक वही है जो हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने से पहले देख रहे थे। बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी बातचीत चल रही थी। जैसे ही USS जेरल्ड आर फोर्ड भूमध्य सागर पहुंचा, हमने देखा कि कार्रवाई शुरू हो गई। तो यह स्पष्ट नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में इसे सुलझाना चाहता है या सिर्फ अपनी सेनाओं को तैनात करने के लिए समय खरीद रहा है। और हमने देखा कि उसने ठीक 1 महीने पहले भी ऐसा ही किया था। निश्चित रूप से हमने इसे पहले भी देखा है। अब जब हम ये विश्लेषण करते हैं कि इसका संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के लिए वास्तव में क्या मतलब है, तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि इसका ईरान के लिए क्या अर्थ है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम के बाद भी ईरानी नागरिकों के लिए असली खतरा शायद अमेरिका नहीं, बल्कि अपने देश में युद्ध के शांत होने पर होने वाली स्थिति है। तेहरान के अधिकारी असहमति पर और कड़ी कार्रवाई का संकेत दे रहे हैं। जून में 12 दिन के युद्ध के बाद हमने देखा था कि युद्ध विराम के बाद हिंसा का रुख अक्सर देश के भीतर की ओर मुड़ सकता है, यानी आम ईरानी एक बार फिर शासन की बर्बर दमनात्मक कार्रवाई का मुख्य निशाना बन सकते हैं। हमारे साथ विषय पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं रामयार हसानी, जो ईरानी मामलों के विश्लेषक, टिप्पणीकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। रामयार हसानी, युद्ध विराम के बाद अब ईरान में क्या हो सकता है? इस शासन और घिरे हुए बलों ने उन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कैसे काम किया है जो शासन के खिलाफ आलोचनात्मक रहे हैं और संभवतः पिछले 1.5 महीने में संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम का समर्थन कर रहे थे? नमस्ते। हाँ, तो ये संघर्ष विराम का काफी शुरुआती चरण है और ये स्पष्ट नहीं है कि ये टिकेगा या नहीं। सही है। और ये विचार भी है कि हाँ, बिल्कुल, ये ईरानी नागरिक फिर से संगठित होना चाह सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरानी शासन भी फिर से संगठित हो रहा है, तो उनके पास फिर से संगठित होने का समय होगा ताकि वे किसी भी विरोध को दबा सकें। और मुद्दा ये है कि हालांकि एक युद्ध विराम है जिसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मान लीजिए ईरान में नागरिकों या अल्पसंख्यकों पर हमला या उनकी सुरक्षा युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। तो अगर ईरान अधिक गिरफ्तारियां करता है और अधिक नागरिकों को फांसी देता है, तो ये वास्तव में युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं है।
आप सुन रही हैं कि ईरान में युद्ध विराम को कैसे देखा जा रहा है। क्या इससे राहत मिल रही है या खुद बमबारी से भी बड़े डर पैदा हो रहे हैं? तो जो आप ईरान से सोशल मीडिया पर सुनते हैं उदाहरण के लिए, वो मुख्य रूप से वो नहीं है जो ईरानी लोग कहना चाह सकते हैं, या सामान्य आम नागरिक, या वे लोग जिन्होंने युद्ध शुरू होने से 1 महीने पहले ईरानी शासन के खिलाफ विरोध किया था। क्योंकि युद्ध की पूरी अवधि के दौरान इंटरनेट पूरी तरह बंद रहा है। सिर्फ एक बहुत ही छोटे प्रतिशत, जैसे 1% जो शासन के करीब हैं, चाहे वे पत्रकार हों या तथाकथित विश्लेषक, उनके अलावा और वही लोग कुछ कहते हैं और आप उन्हें सुनते हैं, आम ईरानी नहीं। इस इंटरनेट बंदी के साथ, जैसा कि हमने इसे लागू होते देखा है, न सिर्फ युद्ध के दौरान बल्कि इस साल की शुरुआत से ही, जब ये बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। अब जब युद्ध विराम हो गया है, तो क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ईरान के अंदर इंटरनेट वापस आ जाएगा, ताकि हम वहां की जमीनी हकीकत के बारे में और सुन सके? खैर, मुझे पूरा यकीन है कि ईरानी लोग इंटरनेट की वापसी और एक बार फिर दुनिया से जुड़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और अपने खुद के व्यवसायों के लिए भी, क्योंकि ईरान में कई छोटे व्यवसाय हैं जो इंटरनेट के बिना काम नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि IRGC कमांडरों, अधिकारियों और ईरानी शासन के लिए वे इंटरनेट फिर से बहाल करने की जल्दी में नहीं है। उनके लिए ये मुख्य प्राथमिकता नहीं है, और असल में अगर वे गिरफ्तारियों की एक और लहर चलाना चाहते हैं, जैसा कि वे युद्ध और नागरिकों के उत्पीड़न के दौरान भी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि इंटरनेट ना हो, है ना? तो बड़े पैमाने पर विरोध फिर से शुरू होने की कितनी संभावना है? प्रदर्शनकारियों को दोबारा संगठित होने में कितना समय लगेगा? हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि वे शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे? सच कहूँ तो इस युद्ध ने सिर्फ ईरानी शासन और उसकी संरचनाओं को ही नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि इसने आम नागरिकों की जान भी ली है और उन्हें नुकसान भी पहुंचाया है। तो ईरानी लोगों को पहले युद्ध के सदमे से बाहर आना होगा। 1 महीने से भी ज्यादा समय तक वे सोने जा रहे थे, ये नहीं जानते थे कि वे जागेंगे या जिंदा रहेंगे। तो उन्हें खुद को संभालने के लिए भी समय चाहिए होगा। और ये कहना आसान नहीं है कि विरोध प्रदर्शन फिर से कब शुरू होंगे, लेकिन ईरान में ये सब होता रहा है। और अगर आप पिछले साल के 12 दिनों के युद्ध को देखें, तो उसमें कुछ महीने लगे और फिर चीजें शांत हो गई। और फिर एक बार फिर ईरानियों की आर्थिक और सामाजिक शिकायतों के कारण और साथ ही राजनीतिक कारणों से भी वे सड़कों पर उतर आए। तो लेकिन हमें वास्तव में नहीं पता कि ये फिर कब होगा, और वास्तव में मुझे भी पूरी तरह यकीन नहीं है कि ईरानी नागरिक भविष्य में अमेरिकी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की बातों पर विश्वास करेंगे या नहीं। जैसा कि हमने सुना, उन्होंने कहा था, ठीक है, सड़कों पर जाओ, जारी रखो और मदद रास्ते में है, लेकिन मदद आई ही नहीं। फिर युद्ध शुरू हो गया और फिर अचानक बात थी पूरी सभ्यता को हटाने और नष्ट करने की। तो मुझे नहीं पता कि ईरानी नागरिक अमेरिका को कैसे देखेंगे। बी धन्यवाद रामयार हसानी, I24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने और जानकारी साझा करने के लिए। 1.5 महीने की नींद रहित रातों, शरण स्थलों की ओर भागने और मिसाइल और रॉकेट हमलों में करीब 30 मौतों के बाद फिलहाल ईरान की इजराइल पर बमबारी रुक गई है। लेकिन प्रतिक्रिया वैसी खुशी नहीं है जैसी आप उम्मीद करते हैं। एक और राहत है कि लड़ाई शायद थम गई है, लेकिन दूसरी ओर ये निराशा भी है कि इसका अंत कैसे हो रहा है। कई इजरायली मानते हैं कि युद्ध निर्णायक परिणाम से पहले ही रुक गया, जबकि दीर्घकालिक रोकथाम और ईरान समर्थित गुटों से व्यापक खतरा अब भी बना है।
तो भले ही युद्ध विराम अस्थायी शांति लाता है, लेकिन ये देश के सामने मौजूद गहरे सुरक्षा चुनौतियों को दूर करने के लिए बहुत कम करता है। यहाँ कुछ नागरिकों ने क्या कहा वो है। इजराइल निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं रहा है। इजराइल व्यवहार में अमेरिका की कुछ हद तक कठपुतली बन गया है। मुझे लगता है हमने बड़ी सैन्य उपलब्धियां पाई हैं। इजराइल राज्य इन उपलब्धियों को राजनीतिक लाभ में बदलना नहीं जानता और बिना राजनीतिक उपलब्धियों के हमारे प्रयास व्यर्थ हैं। मुझे लगता है अगर हिजबुल्ला इस समझौते में है तो गोलीबारी रोकने पर हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन हमारी समस्याएं अब भी हल नहीं हुई हैं। ठीक है, अब स्टूडियो लौटते हैं। डानियल, मुझे पता है इसे अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन इजराइल में इस युद्ध विराम को कैसे देखा जा रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है और ये बस अगले दौर को, चाहे वो कुछ भी हो, लंबा खींच रहा है या टाल रहा है। यहाँ सभी की तरह मुझे भी चिंता है। मैंने युद्ध विराम की खबर बम शेल्टर में सुनी, जो विडंबनापूर्ण था। हम चिंतित हैं क्योंकि हमें इस बात की चिंता नहीं है कि युद्ध जारी रह सकता है। यही इजरायलियों की विडंबना है। हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमें यह शासन मिल सकता है जो कि ईरानी शासन है। ये ऐसे है जैसे साइनस का संक्रमण हो। अगर आप आधी दवा लें तो आपको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाता है। ये शिया इस्लामी क्रांति की विचारधारा है जो मानती है कि दुनिया को शिया इस्लाम में बदलना चाहिए। इन्होंने क्रांति और इंतिफादा को वैश्विक बना दिया। इनका लक्ष्य न समृद्धि है, न अच्छा जीवन या अपने बच्चों का भविष्य। सत्ता में बने रहना भी मकसद नहीं है। लोग कहते हैं कि यह शासन चाहता है कि वह खुद सत्ता में बना रहे, पर असल में शासन चाहता है कि या तो दुनिया बदलें या कोशिश में शहीद हो जाएं। मतलब अगर उनमें कोशिश की ताकत है तो वे खतरे और रोक के बावजूद बार बार प्रयास करेंगे। और इजराइल को इस बात की चिंता है कि वे कोशिश करते रहेंगे, और ये भी कि वे ऐसे समय में या ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ कोशिश करते रहेंगे जो उन्हें कोशिश करने देने के लिए ज़्यादा तैयार है और उन्हें रोकने के लिए असरने प्रयास करने को लेकर कम चिंतित है। यही बात अभी इजरायली लोगों के दिमाग में है। लेकिन अच्छी खबर यह है, हालांकि मैं नहीं जानता कि इसे अच्छी खबर कहना चाहिए या नहीं, लेकिन ईरान की 10 सूत्रीय योजना जिसे वे संघर्ष विराम के लिए पेश कर रहे हैं, उसमें कई ऐसी बातें शामिल हैं जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका सहमत नहीं हो सकता, जैसे मध्य पूर्व से अमेरिकी ठिकानों को हटाना और ईरान को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देना। वे क्षेत्रीय शांति की बात करते हैं जो हिजबुल्ला और हमास को सक्रिय रहने देना है, जिससे इजराइल नहीं मानेगा। तो ये पूरी तरह संभव है कि यह युद्ध विराम ईरान के उल्लंघन का कारण बन सकता है, जिससे अमेरिका और इजराइल की आगे बढ़ने की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अगर राष्ट्रपति सच में हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो इजरायली लोग बहुत चिंतित हों। क्या हम ओबामा, बाइडेन या निक्सन जैसी स्थिति देख रहे हैं जिसमें इजराइल सीमित और दबाया जा रहा है और भविष्य के खतरों में है? अभी भी कई सवाल बाकी हैं। एरियल, आइए देखें कि पिछले 1.5 महीने में अमेरिकी और इजरायली हमलों के संदर्भ में क्या हासिल हुआ। शासन रहते हुए इसका ईरान की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा? सही है, मुझे लगता है इसे हर पक्ष के सैन्य उद्देश्यों से देखना सबसे अच्छा है। तो इजराइल ने ईरान की लॉन्च क्षमताओं को कमजोर करने के लिए बहुत स्पष्ट सैन्य उद्देश्य तय किए थे। इसका मतलब है उनके मिसाइल भंडार, लॉन्चर और उत्पादन स्थलों को निशाना बनाना, ताकि जब युद्ध विराम हो जाए तो वे आगे मिसाइलें फिर से न बना सकें, जैसे उन्होंने जून युद्ध और अब के बीच किया, जहां उन्होंने लगभग 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई थी और वे आगे कई हजार और बनाने की योजना बना रहे हैं। तो पूरे युद्ध के दौरान हम देख सकते थे कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान की लॉन्च क्षमताओं को 90% से भी ज़्यादा कम कर दिया, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि वे एक बार में 10 या शायद 20 मिसाइलें दागना चाहते थे, लेकिन उन्हें 1 या 2 मिसाइलों तक ही सीमित कर दिया गया। और ये इजराइल की वायु रक्षा क्षमताओं की, अपने देश की सुरक्षा करने की क्षमता में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें यह भी है कि उसकी परमाणु क्षमताओं को और कमज़ोर किया जा रहा है, विभिन्न परमाणु स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। फिर से ये उस समृद्ध यूरेनियम को निशाना नहीं बना रहा है जो अब भी ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा इस्फहान में है और जो इजरायली और अमरीकी सैन्य आकलनों के अनुसार जून से नहीं छुआ गया है। लेकिन ईरान की परमाणु क्षमताओं को और कमज़ोर किया जा रहा है। और जहाँ तक शासन परिवर्तन की बात है, या ईरानी जनता के फिर से उठ खड़े होने और शासन को गिराने की कोशिश करने के लिए मंच तैयार करने, आधार तैयार करने की बात है। इजराइल ने ईरान के दमनकारी तंत्र को गंभीर झटका दिया।
आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय को निशाना बनाया, घेराबंदी की। तो अगर आप इसे इजरायली सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो इजराइल ने अपने लगभग सभी सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर लिया, अगर सभी नहीं भी किए हों, जिसमें ईरानी जनता का ये जिम्मा अपने हाथ में लेना और शासन को गिराना भी शामिल है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे आप तभी आंक सकते हैं जब वो भविष्य में कभी पूरा हो, अभी इस समय नहीं। लेकिन हाँ, दमनकारी तंत्र को काफी नुकसान पहुंचाया गया। जहां तक अमेरिका के सैन्य उद्देश्यों की बात है वो काफी ज्यादा अस्पष्ट है। हाँ, नौसेना और समुद्र में मसलन होर्मुज जलडमरू मध्य को खतरे में डालने की उसकी क्षमता को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का कब्जा है। ई 24 न्यूज पर बने रहने के लिए धन्यवाद। ईरान में युद्ध विराम का ईरान के प्रतिनिधि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की लड़ाई पर असर नहीं है। असल में आज इजरायली वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी हवाई हमलों की लहर पूरी की जब से फिर से लड़ाई शुरू हुई है। सिर्फ 10 मिनट में 100 ठिकानों पर हमला किया गया। यहाँ इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कास से और जानकारी है। हमने नईम कासिम को चेताया था कि हिजबुल्लाह को ईरान की ओर से इजराइल पर हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। आज हमने उस वादे को पूरा करने की दिशा में एक और कदम उठाया। मुख्य आतंकवादी नईम कासिम की बारी भी आएगी। आईडीएफ बल लेबनान में सक्रिय रहकर खतरों को दूर करने और नीति के अनुसार हिजबुल्लाह की क्षमताएं नाकाम करने में जुटे हैं। हम उत्तर के निवासियों को सुरक्षा देने का वादा करते हैं और हम ठीक वही करेंगे। अभी भी स्टूडियो में मेरे साथ डैनियल पोमरांस और एरियल ओसारन हैं। एरियल, जब ईरान और हिजबुल्लाह युद्ध विराम को उत्तरी मोर्चे से जोड़ना चाह रहे हैं तो लेबनान सरकार की भूमिका क्या है? वे दक्षिणी लेबनान में हाल में बढ़े और तीव्र हुए इजरायली हमलों पर क्या कह रहे हैं? कृपया कोई हमारी मदद करे उन्हें रोकने के लिए। असल में वे पूरी तरह से बेबस हो चुके हैं। वे जानते हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल को हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमले करने के लिए वैधता दे रहा है पूरे लेबनान में और देश के दक्षिणी हिस्से में, बेका घाटी में, साथ ही बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में भी। लेकिन आज के हमले सिर्फ राजधानी के उस हिस्से तक ही सीमित नहीं थे। इसके अलावा बेरूत के डाउनटाउन के और करीब भी ऐसे इलाके थे जिन्हें निशाना बनाया गया। तो वे जानते हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल को उसके हमले करने के लिए वैधता प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर वे देख रहे हैं कि इन इजरायली हमलों से कितना बड़ा विनाश हो रहा है और इजराइल ने अब तक इस समय तक लेबनानी अधिकारियों के साथ वार्ता की मेज पर बैठने और एक ऐसा समझौता करने के लिए सहमति नहीं दी है जिससे दक्षिणी लेबनान का चरणबद्ध रूप से लेबनानी सशस्त्र बलों को हस्तांतरण हो सके, साथ ही हमलों का अंत हो सके, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी सैन्य उपलब्धियों को अधिकतम करना चाहता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को मौका दिया। ये मेरे नहीं, इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अयाला जाबिर के शब्द है और इजरायली सेना इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। हाँ, पिछली लड़ाई में इजराइल ने हिजबुल्लाह की क्षमताओं को 80% तक कम कर दिया था और 7 अक्टूबर के बाद की वास्तविकता में ये उम्मीद है कि इजराइल अपने दुश्मनों की क्षमताओं के हिसाब से उन्हें आसानी से हरा सकता है। 100% से 0% तक एक ही बार में पहुंचना ये एक असंभव लक्ष्य है, लेकिन उनकी क्षमताओं को 80% तक कम या कमजोर करने के बाद अब इजराइल फिर से कोशिश करना चाहता है कि अगर पूरी तरह से खत्म ना भी कर सके तो भी उसे जितना संभव हो 0 के करीब ले आए, और यही हम अभी होते हुए देख रहे हैं। और हम लगातार सुन रहे हैं कि इजराइल कह रहा है कि वे तानी नदी के दक्षिण में ये बफर जोन बनाने जा रहे हैं। डैनियल, आज भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई लोग इजराइल से लेबनान में हिजबुल्लाह पर फायरिंग रोकने की मांग कर रहे हैं। वे इस युद्ध विराम को ईरान में युद्ध विराम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आइए बात करते हैं कि अभी जो हो रहा है उसकी वैधता के बारे में, खासकर अगर इजराइल वास्तव में लितानी नदी के दक्षिण में ये सुरक्षा क्षेत्र, ये बफर जोन बनाने की कोशिश करता है। यही वक्त है जब कई आलोचक कहते हैं कि इसकी
अनुमति नहीं है, बल्कि दक्षिणी लेबनान में कब्जा है। लेकिन क्या ये कानूनी सच्चाई से मेल खाता है? खैर, आप जानते हैं क्या अनुमति नहीं है। आतंकवादी संगठन 1940 के दशक में जब आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून बना, तब किसी को नहीं पता था कि आतंकवादी संगठन इतनी तेजी से फैलेंगे। अब दुनिया में लगभग 230 आतंकवादी संगठन हैं। ये दुनिया के देशों की संख्या से भी ज्यादा है। दुनिया में ज्यादातर आतंकवादी संगठन हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और वे उनके नियमों का पालन नहीं करते, और कई राष्ट्र राज्य हैं जो उनका समर्थन करते हैं। तो हर कोई जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करता है, जो दावा करता है कि उसे इसकी परवाह है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन आतंकवादी संगठनों का अस्तित्व समाप्त करे। पिछले 80 वर्षों से वे असफल रहे हैं और ऐसा करने से इनकार करते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इजराइल को लेबनान से किसी भी विषय पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इजराइल लेबनान से नहीं लड़ रहा। इजराइल की लड़ाई हिजबुल्लाह से है, लेबनान उस पर नियंत्रण नहीं रखता। अब मैंने फ्रांसीसी अधिकारियों को यह कहते सुना है कि देखिए, लेबनान की सरकार को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर वे कोई कार्रवाई करते हैं तो वे एक गृह युद्ध में शामिल हो सकते हैं। असल में वे पहले से ही इसमें हैं, वे बस इसके खिलाफ लड़ना नहीं चुन रहे हैं। इस समय लेबनान के पास दो विकल्प हैं, या तो देश के अस्तित्व के लिए लड़ें या अपना देश हिजबुल्लाह को सौंप दें। और अब मुझे एहसास हुआ कि फ्रांसीसी लोग दुनिया के सबसे बड़े आत्मसमर्पण विशेषज्ञ हैं, लेकिन यह उनके लिए पहले भी अच्छा नहीं रहा और अभी लेबनान के लिए भी अच्छा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जब लेबनान के भीतर के सुरक्षा क्षेत्र से इजराइल पर हमला होता है, तो जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार इजराइल को उस क्षेत्र पर पूरा अधिकार है, जब तक वे जानबूझकर नागरिकों को निशाना नहीं बनाते और उन्हें अनावश्यक नुकसान से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इन परिस्थितियों में उनके पास उस क्षेत्र को लेने का पूरा अधिकार है, क्योंकि इससे इजरायली नागरिकों को नुकसान से बचाया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण था डैनियल। हमेशा की तरह अपनी कानूनी विशेषज्ञता हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। अब मैं इस बारे में बात करना चाहती हूं कि सबसे पहले इस संघर्ष विराम की मध्यस्थता किसने की थी। 2 हफ्ते के संघर्ष विराम की मध्यस्थता पाकिस्तान ने की, जिससे वॉशिंगटन और तेहरान के बीच वो अहम मध्यस्थ बना और इस्लामाबाद दुर्लभ प्रत्यक्ष कूटनीति के केंद्र में आ गया। अब दोनों पक्ष निर्णायक वार्ताओं की तैयारी कर रहे हैं, जो शुक्रवार से शुरू होंगी। अब हमारे साथ हैं हसन पीरजादा, पाकिस्तानी भू राजनीतिक रणनीतिकार और विदेश नीति सलाहकार। पाकिस्तान आखिरी समय में ये प्रयास कैसे कर पाया, खासकर 2 हफ्ते की अस्थायी संघर्ष विराम सुनिश्चित करने के लिए? मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं 12 दिन पहले भी इस चैनल पर आया था और मैंने कहा था कि पाकिस्तान इस मध्यस्थता में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान बैक चैनल डिप्लोमेसी में सक्रिय था। हमारे विदेश मंत्री लगातार ईरान के विदेश मंत्री के संपर्क में थे, साथ ही क्षेत्रीय शक्तियों जैसे सऊदी अरब और मिस्र से भी बातचीत कर रहे थे। जबकि पाकिस्तान ने भी पिछले 1.5 साल में ट्रंप प्रशासन के साथ बहुत अच्छे संबंध विकसित किए हैं, खासकर व्यक्तिगत स्तर पर। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्यक्तिगत संबंध हैं और साथ ही रक्षा बलों के प्रमुख सैयद असमूनी के भी ट्रंप के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी कारक इसमें भूमिका निभाते हैं और पाकिस्तान ने, आप जानते हैं, पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने सारी मेहनत की है। और फिर आते हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और रक्षा बलों के प्रमुख, जिन्होंने पिछले 24 घंटों में अमेरिका और ईरानियों के बीच लगातार बातचीत करके इस समझौते को अंतिम रूप दिया है। इस्लामाबाद में शुक्रवार को बातचीत शुरू होते ही हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब इतने बड़े अंतर अभी भी बाकी हैं, तो पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच एक सफल मध्यस्थ कैसे साबित हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान एक अनोखी स्थिति में है, क्योंकि ईरानियों का भी पाकिस्तान पर भरोसा है और अमेरिकी प्रशासन का भी। पाकिस्तान, जाहिर है, मुझे ऐसा लगता है, मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि इसका ढांचा पहले से ही 2013 में मौजूद था, जब संयुक्त व्यापक कार्य योजना शुरू हुई थी। मुझे लगता है कि वही ढांचा है जो इसकी बुनियाद बनेगा, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच बहुत सी बातें पहले ही तय हो चुकी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उस समय के मुख्य वार्ताकार अब्बास अरगाची अब ईरान के विदेश मंत्री हैं और वहाँ पर दूसरे हितधारक भी पूरी तरह से सक्रिय हैं, जिनमें उस समय मौजूद चीनी विदेश मंत्री भी शामिल हैं और साथ ही रूसी भी। तो पाकिस्तान ने भी वहाँ सभी को शामिल किया है और मुझे लगता है कि वहाँ पूरी तरह से कोई पूर्ण सहमति नहीं बनी है। मुझे ऐसा ये लगता है। इस 15, 10, 14 दिनों की संघर्ष विराम के बाद एक अंतरिम प्रकार का समझौता लागू होगा।
और वही भविष्य के लिए माहौल तैयार करेगा जहां ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच एक स्थायी प्रकार का समझौता किया जाएगा। मौजूदा 2 हफ्ते के संघर्ष विराम पर पहले से ही विरोधाभासी बातें सुनने को मिल रही हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा लेबनान को ईरान के साथ संघर्ष विराम में शामिल किया गया, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ये दोनों संघर्ष विराम जुड़े नहीं हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा? क्या वहां कोई भ्रम था? मुझे नहीं लगता कि कोई भ्रम है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान इस मध्यस्थता में संघर्ष विराम लेकर गया था, जो सिर्फ जीसीसी पर ही नहीं बल्कि इजराइल और लेबनान पर भी लागू होता है। यही उनका इरादा था। पाकिस्तान ने इसी के साथ काम किया और यही वजह थी कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने वो ट्वीट किया था। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने, अगर आपने पिछले कुछ घंटों में देखा हो, तो फिर से ट्वीट किया है जिसने उन्होंने बार बार सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और संघर्ष विराम का उल्लंघन न करने की अपील की है। तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान चाहता है कि ये सभी झड़पें जो हो रही हैं उन्हें रोका जाए, ताकि हम शांति को वो समय दे सकें जिसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम इन्हें जारी रखते हैं, हमलों को जारी रखते हैं, तो यह उस शांति प्रक्रिया में बाधा डालेगा जिसे पाकिस्तान इस समय आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हसन, आखिरकार इस क्षेत्र में जिस शांति की हम उम्मीद कर सकते हैं, उसके अलावा इन दोनों देशों के बीच मुख्य मध्यस्थ बनने से पाकिस्तान को क्या फायदा है? पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है। पाकिस्तान में ईरान के बाहर दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी भी है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौते में भी है। अगर सऊदी अरब पर रक्षा समझौता लागू होता है तो पाकिस्तान को उसके साथ आना होगा, खासकर अगर सऊदी अरब आक्रामक कदम उठाए। पाकिस्तान ने शानदार कूटनीति दिखाकर खाड़ी सहयोग परिषद को इस युद्ध में शामिल होने से रोका है, क्योंकि अगर ये क्षेत्र इसमें शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा और पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता। पाकिस्तान ईरान की सीमाओं पर भी शांति चाहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमाओं पर भी शांति चाहता है और भारत भी यही चाहता है। तो पाकिस्तान इन तीनों सीमाओं पर शांति चाहता है और इसलिए पाकिस्तान अपने पड़ोस में ये युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकता। हसन पीरजादा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज i24 न्यूज पर हमारे साथ इतनी दिलचस्प जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मैं बातचीत वापस स्टूडियो लाना चाहती हूँ एरियल और डैनियल के साथ। डैनियल, इजराइल के नजरिए से वे इस्लामाबाद में शुक्रवार से शुरू हो रही इन वार्ताओं को कैसे देख रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि इन दोनों देशों के बीच समझौता संभव है, जब पहले भी वे बातचीत कर चुके हैं लेकिन नतीजा नहीं निकला? इजरायली लोग ज्यादातर चिंतित नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इजरायली लोगों को सबसे ज्यादा डर है कि कोई समझौता इजराइल को खतरे में डाल सकता है। इजरायली नेतृत्व ने तुरंत कहा कि वे युद्ध विराम का स्वागत और समर्थन करते हैं, और जाहिर है इसमें लेबनान शामिल नहीं है, जो कि ईरान और पाकिस्तान की बातों के विपरीत है। तो वहां एक अंतर है जिससे मुझे लगता है कि नेतृत्व स्तर पर इस बात की कुछ समझ है कि ये किस दिशा में जा रहा है, और नेतृत्व इससे स्पष्ट रूप से संतुष्ट है। लेकिन सोचने की बात है, ये कभी ना कभी खत्म होगा। और जब हम शासन परिवर्तन के बारे में सोचते हैं और एक इजरायली दृष्टिकोण से देखें, तो जब तक ईरान में वर्तमान शासन मौजूद है तब तक वह खतरा बना रहेगा। शासन परिवर्तन सोचते ही हमारे दिमाग में 2 उदाहरण आते हैं। एक है द्वितीय विश्व युद्ध, बिना शर्त आत्मसमर्पण, जर्मनी और जापान, सफलता, और दूसरा अफगानिस्तान व इराक, अंतहीन युद्ध, असफलता। लेकिन कोसोवो भी एक मॉडल है। कोसोवो में 78 दिनों के हवाई अभियान के बावजूद स्लोबोडान मिलोसेविच सत्ता में रहे, लेकिन 16 महीने बाद उनका शासन आंतरिक ताकतों के चलते गिर गया। तो हो सकता है कि यह एक सफल शासन परिवर्तन के साथ समाप्त हो, यह भी हो सकता है कि यह असफलता के साथ समाप्त हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि इसका कोई परिणाम ही न निकले, लेकिन फिर कुछ समय बाद शासन अंदर से ही ढह जाता है। ठीक है, मैं इस बातचीत में एक और मेहमान जोड़ना चाहती हूँ। अब हमारे साथ विदेश नीति विशेषज्ञ और ईरान एक साम्राज्यवादी गणराज्य और अमेरिकी नीति के लेखक डॉक्टर वलीद फारिस जुड़े हैं। डॉक्टर फारिस, आज i24 न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। हम अस्थायी युद्ध विराम की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान, हिजबुल्ला इस युद्ध विराम को हम जो उत्तरी मोर्चे पर देख रहे हैं उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये युद्ध विराम ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्ला के लिए क्या अर्थ रखता है?
खैर, मैंने इसके बारे में इंडिपेंडेंट में सिर्फ 2 दिन पहले लिखा था और बड़ा सवाल लगातार यही रहा है कि हिजबुल्लाह इस्लामिक शासन के लिए सबसे बड़ा और सबसे रणनीतिक साधन रहा है। लेबनान में ये पूर्वी भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। ये सब महत्वपूर्ण है। साथ ही हिजबुल्लाह इजराइल की उत्तरी सीमा पर है और उसकी रणनीतिक क्षमता बनी हुई है। मिसाइलें खोने के बावजूद वो इजरायलियों के नागरिक इलाकों में जाकर टक्कर देने में सक्षम है। लेकिन लेबनान के अंदर एक समीकरण बदल रहा है, लेकिन अभी तक पर्याप्त नहीं बदला है। और वो समीकरण ये है कि इजरायली हिजबुल्लाह की दक्षिणी आबादी पर जबरदस्त दबाव बना रहे हैं और हमने ये सारी प्रवासन, आंतरिक प्रवासन होते हुए देखी है। और साथ ही दक्षिणी उपनगर पर भी बहुत दबाव है, जैसे कि आज कुछ घंटे पहले। असल में लेबनान में जो नहीं बदला वही है सरकार की स्थिति। बयानों के बावजूद उन्होंने लेबनान सेना को हिजबुल्लाह को निरस्तर करने या कम से कम उसे देश के भीतर सीमित रखने के लिए तैनात नहीं किया। यही सबसे बड़ा बदलाव है। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने और अगर लेबनान हिजबुल्लाह शामिल नहीं हुआ तो युद्ध विराम तोड़ने की धमकी दे रहा है। ईरान हिजबुल्लाह को युद्ध विराम में क्यों शामिल करना चाहता है? इससे हमें क्या पता चलता है कि इस समय ईरान की समग्र रणनीति में हिजबुल्लाह कितना अहम है? बिल्कुल, मेरा मतलब है हिजबुल्लाह इसी शासन की संतान है, ये आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। हिजबुल्लाह का नेतृत्व पूरी तरह एकीकृत है। मेरा मतलब है दशकों से हिजबुल्लाह के महासचिव ईरान के इस्लामी शासन की उच्च कमान में पूरी तरह से शामिल रहे हैं। तो ये शायद हूथियों जैसा नहीं है, बल्कि हूथियों से भी बेहतर है। हिजबुल्लाह के पास कमांड और कंट्रोल है और इजराइल के साथ सीधी सीमा भी है, जो ईरान की हुकूमत के लिए बड़ा ट्रम्प कार्ड है। लेकिन इसके अलावा उनके पास दुनिया भर में आतंकवाद का एक वैश्विक नेटवर्क है, जिसे हिजबुल्लाह नियंत्रित करता है और फिर रणनीतिक रूप से तेहरान से IRGC द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हिजबुल्लाह को खोना कोई छोटी बात नहीं है। ये लगभग ऐसा है जैसे ईरान की हुकूमत की आतंकवादी क्षमताओं का आधा हिस्सा खो देना। इसीलिए उन्होंने इसे रखा है और ये उन बहुत से लोगों को हैरान कर गया जो इसे नहीं समझ पाए। लेकिन इसी वजह से उनकी हुकूमत ने हिजबुल्लाह को एक शर्त के तौर पर रखा है। उन्होंने इसे सिर्फ हिजबुल्लाह से जोड़ा, क्षेत्र के किसी और पक्ष से नहीं। और उनका मानना है कि लेबनान में इजराइल ही मुख्य किरदार है, जो जमीन पर सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो ये शासन द्वारा ट्रम्प प्रशासन पर दबाव है ताकि वे अंततः नेतन्याहू सरकार या इजरायली सरकार पर जमीन पर आगे ना बढ़ने का दबाव डालें। वे ही इसे जारी रख सकते हैं और बदल सकते हैं। अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। इजरायली सरकार ने फैसला नहीं लिया है, शायद वे ऐसा न करें। और यही वो चीज है जिसे ईरान में शासन चाहता है कि अमेरिका लेबनान में बदले। डॉक्टर फारिस, कृपया मेरे साथ बने रहें क्योंकि मैं हमारे वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल ओसरान से एक ताज़ा जानकारी लेने जा रही हूँ। एरियल, जब हम लेबनान में हो रही घटनाओं की बात कर रहे हैं तो हमारे पास उस मोर्चे से कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं। आप क्या साझा कर सकती हैं? हाँ, हम कई हवाई हमलों की बात कर रहे हैं जो मुख्य रूप से बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बना रहे हैं। और IDF ने थोड़ी देर पहले पुष्टि की है कि उसने बेरूत में एक हिजबुल्लाह कमांडर पर हमला किया है। ये नहीं बताया गया कि कौन था और ये भी नहीं बताया गया कि क्या वे उसे मारने में सफल हुए या नहीं। लेकिन इन इलाकों में हुए हमलों से जो नुकसान हुआ है वो बहुत गंभीर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें लक्ष्य की पहचान और इस सफाई की कोशिश की सफलता के बारे में आगे और पुष्टि और जानकारी मिलेगी। धन्यवाद एरियल इस जानकारी के लिए। डॉक्टर फेरिस, अब आपके पास चलते हैं। आज इजराइल की सैन्य गतिविधि बढ़ी है। क्या ये आशंका है कि शुक्रवार को पाकिस्तान में शुरू हो रही इन वार्ताओं के बीच हिजबुल्लाह जल्द ही ईरान के साथ एक अधिक स्थायी युद्ध विराम से जुड़ सकता है? क्या यही वजह है कि IDF आज खास तौर पर ईरान के साथ इस युद्ध विराम के बीच सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है? तर्क से कहूं तो मुझे IDF या सरकार के फैसलों की जानकारी नहीं है। आप इसे मुझसे बेहतर जानते होंगे। लेकिन तर्क के हिसाब से इजरायली सरकार कोई भी औपचारिक युद्ध विराम जिसमें लेबनान भी शामिल हो, उससे पहले जितना संभव हो सके हासिल करना चाहेंगे। इस बात को शामिल करने का फैसला वॉशिंगटन में है। मतलब राष्ट्रपति ट्रंप अपने सहयोगी से कह सकते हैं कि जब तक ईरान की इस्लामी सरकार के साथ समझौता नहीं हो जाता, तब तक रुक जाए। लेकिन इजरायली जानते हैं कि यहाँ हालात अलग हैं। ईरान में जमीन पर कोई अमेरिकी सैनिक नहीं है। लेबनान में वहां इजरायली सेनाएं आगे बढ़ रही हैं और हिजबुल्लाह बहुत करीब है।
तो शायद वे सोच रहे हैं इज़राइल किसी उच्च स्तर की हस्ती को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। ये महासचिव भी हो सकता है, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है, इससे पहले कि वे सभी युद्ध विराम के लिए सहमत हों, जैसा कि अमेरिका ने अनुरोध किया है। अगर ऐसा होता है, निश्चित रूप से ये ऐसे अपडेट्स हैं जिन्हें हमें इस मोर्चे पर लगातार फॉलो करना होगा। पिछले 1.5 महीने में चाहे ईरान के साथ युद्ध विराम हो जाए, इजराइल और अमेरिका ने ईरान की क्षमताएं काफी कम कर दी हैं। इसका ईरान की हिजबुल्ला व अन्य प्रॉक्सी समूहों को समर्थन व फंडिंग की क्षमता पर क्या असर पड़ा? नहीं, बहुत ज्यादा असर पड़ा है। मेरा मतलब है, आज डीसी में बहुत से लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग इस युद्ध विराम से खुश नहीं हैं। अभी क्यों, बाद में क्यों नहीं, जब हम देश की और रणनीतिक ताकत को खत्म कर सकते थे। ये राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा 3 के हाथ में है, इस पर चर्चा हो सकती है। वस्तुनिष्ठ रूप से देखें तो अमेरिका और इजराइल ने इस्लामी शासन को सीमित, कमजोर और हराने के लिए जो किया, उसका नतीजा है कि उनके पास न नौसेना, न वायुसेना और उनकी आधी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें भी नहीं बची। अगर मैं इसे विस्तार से नहीं बता पाया तो खेद है। लेकिन इसके बदले में ईरान में इस्लामी शासन अब किसी बड़े हमले को अंजाम देने में सक्षम नहीं है। वे मिसाइलें दाग सकते हैं पर उनके पास क्षमता नहीं है। और दूसरी बात जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कम से कम मेरी नजर में, उनके पास एक बहुत ही भयंकर दुश्मन है और वो है ईरानी जनता। उन्हें मारा गया है, उन्हें दबाया गया है 50,000 तक, लेकिन ईरानी जनता कोई भी समझौता, बिल्कुल भी कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगी। और उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले ईरानी प्रवासी भी शामिल हैं। डॉक्टर वालिद फारिस, 24 न्यूज पर आपके साथ रहकर अच्छा लगा। हमेशा की तरह रोचक जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैट। वैश्विक बाजार युद्ध विराम पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऊर्जा कीमतें सबसे आगे हैं। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों को निशाना बनाना बंद करने की खबर से तेल कीमतें गिरी। विश्लेषकों के मुताबिक स्थिति अब भी नाजुक है, क्योंकि शिपिंग कंपनियां और व्यापारी सतर्क हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि युद्ध विराम टूटने पर कीमतें फिर बढ़ सकती हैं। स्टूडियो में एरियल और डैनियल के साथ वापस हैं। डैनियल, विश्लेषक सतर्क हैं। आज भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह नहीं खुला, जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था। अगर ईरान इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को बंधक बनाए रख सकता है, तो भले ही कोई समझौता हो जाए, इसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर क्या असर होगा? क्या कोई ऐसा समझौता है जो वास्तव में इस समस्या को हल कर सके? देखिए, सबसे पहले जब हम तेल की कीमतों की बात करते हैं तो हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे होते हैं। यही वो चीज है जो बाजार भविष्य में तेल की स्थिति को लेकर अनुमान लगाता है। हाल की घटनाओं से तेल की कीमतें बहुत गिर गई हैं, पर ये कभी भी फिर बढ़ सकती हैं। भविष्य में क्या होगा? ईरान अपनी 10 सूत्रीय योजना में शिपिंग नियंत्रित कर टोल वसूलना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो ईरान को वो जीत मिल जाएगी जो शायद उसके द्वारा झेली गई सारी तबाही के बराबर होगी। हाल ही में ईरान के केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम का ढहना भी बड़ा नुकसान था, जिससे सैनिकों को 27 मार्च को मिलने वाला वेतन रुक गया। और अब बहुत सारे सैनिकों के पास पैसे नहीं हैं, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास सोने की जगह नहीं है, जो शायद आंशिक रूप से इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि कम से कम ईरान ने बातचीत शुरू की है। दुनिया के 20% तेल पर नियंत्रण पहले उनके पास नहीं था, सिर्फ धमकी दे सकते थे, नियंत्रण नहीं। अब ये उनके लिए बड़ी जीत होगी। इसी वजह से मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसे होने नहीं दे सकता। एरियल, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण खाड़ी देशों को भी प्रभावित कर रहा है। हम खाड़ी देशों से क्या सुन रहे हैं, खासकर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में, इस हालिया युद्ध विराम की खबर पर? हाँ, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ईरान में कई हमलों की रिपोर्टें हैं, खासकर राजधानी तेहरान में, कई इलाकों में, मुख्य रूप से पश्चिमी हिस्से में, लेकिन अन्य जगहों पर भी। तो ये एक बात है जिस पे नज़र बनाए रखनी चाहिए। और आप जानते हैं, हम युद्ध विराम के लागू होने की बात कर रहे थे। कोई युद्ध विराम नहीं है, हमलों को शायद रोकने की बात हो रही है और इसमें कुछ हद तक कमी आई है। लेकिन आखिरकार चलिए संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं, जो अब तक इस युद्ध में सबसे मुखर रहा है। अदवाल गालगाश, जो यूएई के राष्ट्रपति के शीर्ष सलाहकार हैं, ने जीत की घोषणा की और कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने में सफल रहे। जहां तक ईरान के खतरे की बात है, तो ये केवल कई कदमों की शुरुआत है जो ईरान के खतरे को रोकने के लिए उठाए जाएंगे। अब ये यूएई की तरफ से एक बहुत ही आशाजनक बयान है, हमने इसे लागू होते हुए नहीं देखा है। असल में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
बहरीन के मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने का ताज़ा प्रयास, जो देशों को उपयोग करने की अनुमति देगा, आवश्यक कदम उठाने की अनुमति देगा ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहे। चीन और रूस ने उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया, यहां तक कि जब उस प्रस्ताव की भाषा को घटाकर सिर्फ होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को बढ़ावा देने तक सीमित कर दिया गया था। तो मुझे लगता है कि खाड़ी देशों के लिहाज से वे खुश हैं कि कम से कम वे इन लगातार हो रहे हमलों से थोड़ी राहत ले सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खुशी ज़्यादा देर टिकेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। 6 में से 5 खाड़ी देशों को ओमान को छोड़कर आज निशाना बनाया गया है। मुख्य रूप से उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा संरचना को निशाना बनाया जा रहा है। यूएई में गैस कॉम्प्लेक्स, सऊदी अरब में महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन। तो ये खतरा अभी भी जारी है, लेकिन जो बात साफ है, और चलिए एक बार फिर गगाश की ओर लौटते हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते ही कहा था कि अगर ईरान को लगता है कि ये युद्ध खाड़ी देशों और इजराइल के बीच दूरी या दरार पैदा करेगा, तो असल में इसका उल्टा होगा। ये होगा कि ये युद्ध केवल इजराइल को खाड़ी देशों के और करीब ले आएगा, या असल में खाड़ी देशों को इजराइल के और करीब ले आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि ये होता भी है, कब होता है और ये किस रूप में सामने आता है। इसे देखना दिलचस्प होगा, खासकर जब हम अगले कुछ घंटों तक इस कथित संघर्ष विराम पर नजर रखेंगे। एरियल डैनियल, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप हमारे साथ i24 न्यूज के इस ताजा संस्करण में शामिल हुए। धन्यवाद निकोल। हम अब एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास चर्चा करने के लिए अभी भी पूरे 1 घंटे के अपडेट बाकी हैं, तो कहीं मत जाइए। i24 न्यूज पर हमारे साथ रहिए। हम अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम की इस अपील के ताजा असर और इसमें इजराइल की भूमिका पर चर्चा जारी रखेंगे। i24 न्यूज पर हमारे साथ बने रहिए।